किसी को याद नहीं है? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। हेलो गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हम लोग शायद चैप्टर 4 कर रहे थे, वो लाल बहादुर गुड यस, शास्त्री। मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री वाला लेसन नंबर 4 समझ रहे थे, है ना? ये तो लेसन नंबर 4 का हमने सार भी समझ लिया था कि हमने शॉर्ट शॉर्ट सब समझ लिया था, और बाद में हमने इसकी रीडिंग भी कर ली थी, है ना? तो आज हम लेसन नंबर 4 जो है वो समझ लेते हैं, बराबर है? तो लेसन नंबर 4 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम सीख रहे थे, लास्ट लेक्चर में समझ रहे थे, बराबर है ना? तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के नाम के आगे कर्मयोगी क्यों लगा? कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? हम्म? हेलो, कर्मयोगी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि मैं आप सबको पूछूंगी। हेलो, कर्मयोगी का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब जो उन्होंने वो अच्छा जो काम किया वो। हाँ, अच्छे काम तो करता है, सब करते हैं, तो इनसे उसे कोई कर्मयोगी नहीं कहा जाता। अच्छे अच्छे काम तो सभी लोग करते हैं। चलो, और मुझे कुछ ज्यादा जानना है। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? हेलो गर्ल्स, दिलिशा, हेलो, कोई बता सकता यस है? मैम। हाँ चलो बताओ, कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था और कहा भी था कि मैं अगले लेक्चर में, जब हमारा लेक्चर होगा तब पूछूंगी, आप सबको याद रखना है, कहा था ना? मतलब वो कर्मा। इरम, इरम बता सकते हैं आप बेटा? वसाया अलवीरा, यस मैम। कर्मयोगी का मतलब क्या होगा बेटा? मैम कर्मयोगी का मतलब मेरे ख्याल से कर्म करने हम्म, वाला। कर्म करने वाला, वेरी गुड। लेकिन कैसे कर्म करने वाला? अच्छे। अच्छे का। अच्छे कर्म करने वाला। और सबकी मदद करने वाला। यस, काम करना, अच्छे काम करना, और बिना कोई स्वार्थ के काम करना, किसी फल की अपेक्षा न रखकर काम करने वाले को कर्मयोगी कहते हैं। किसे कर्मयोगी कहते हैं? कि जो कोई स्वार्थ के बिना काम कर रहा हो, किसी फल की आशा रखे बिना काम कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्मयोगी कहा जाता है, कर्मयोग। कहा जाता है। हाँ, तो आज सबको याद रखना है, हाँ? मैं अगले लेक्चर में पूछूंगी, फिर से पूछूंगी, ओके? तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, इस लेसन के लेखक है, वो है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा भी हमारी राजनीतिक, उन्होंने भी राजनीति में काम किया है। वो हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, और उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, और उनकी शिक्षा जो है वो भी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी। एमए, एलएलबी की उपाधि भी उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, पीएचडी की भी उपाधि वहीं से प्राप्त की थी। अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना। 1 वर्ष तक वह वहां पर प्रवक्ता यानी कि स्पीकर बने रहे, और तत्पश्चात भारत लौटकर उन्होंने राजनीति में सक्रिय हो गए।
विधायक और सांसद के रूप में भी आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि वह अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। कोई ऐसे ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना आसान बात नहीं है, लेकिन वह उसका एकदम साधारण परिवार से उठकर वह प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। तो इसके लिए उसने बहुत सारे अपने देश के लिए काम किए थे। उसी के कारण वह यहाँ तक पहुंच पाए थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे और कर्म के प्रति उन्हें अटल आस्था थी एवं संपूर्ण समर्पण उन्होंने अपना जीवन कर दिया था। तो इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा आदि सब गुण लाल बहादुर शास्त्री जी में थे, तभी वह कर्मयोगी कहलाए और साधारण व्यक्ति से लेकर वह प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सके थे। तो शास्त्री जी के नाम के साथ साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि सही है। उपयुक्त का मतलब होता है सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। वह अपने काम को ही ईश्वर मानते थे, उसको ही परमेश्वर मानते थे और अपना काम और सही रास्ते पर किए जाते थे। जिन्हें भाग्य पर भरोसा करके बैठना सही नहीं लगता था, वह अपने कार्य के बल पर आगे बढ़ना चाहते थे। बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। उनको अपने काम पर इतना भरोसा था कि वह उसे आगे लेकर ही जाएगा। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म का मतलब होता है काम। वह अपने काम को ईश्वर के रूप में मानते थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वो जो भी काम करते थे उसमें वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उसको जो भी काम किया, उस काम के बाद उसे जो भी सफलता मिली, उसके लिए उन्होंने उपेक्षित दृष्टि ही रखी। यानी कि उन पर कोई उसने बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया कि आज मुझे ये पदवी प्राप्त हुई, मेरे ये काम करने की वजह से। यदि हमको तो कुछ थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त हो तो हम आकाश में उड़ने लगते हैं, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो ऐसे नहीं थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। ये आपको ब्लैंक में पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन दर्शन जो है देश के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, तो उसका आंसर होगा गीता। गीता यानी कि हिंदू धर्म की होली बुक, जिन्हें भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन भी गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। बाद में वह बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों और डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा था कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे थे।
तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल ही सही जान पड़ती है। बाइबल यानी कि क्या? बाइबल क्या है? कोई बता सकता है? हेलो बाइबल गर्ल। एक हाँ, रिलीजन क्रिश्चियन बुक लोगों है। की होली बुक। यस, वेरी गुड। क्रिश्चियन लोगों की होली बुक, यानी कि इसका धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो बाइबल में लिखा गया है कि जो लोग विनम्र है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग ही पृथ्वी के वारिस कहलाएंगे। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे, यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान का मतलब होता है बुलावा। आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलावा। गांधी जी ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया, तब वो स्कूल छोड़कर आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? कि देश की आजादी का जो संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वह जुड़ गए थे। और गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं ना कि गांधी जी कौन थे, क्या थे? हेलो, यस। गांधी जी के बारे में आप कितना जानते हैं? कौन बताएगा? हेलो। हाँ यस मैम। मैम। गांधी जी के बारे में आप कितना जानते हैं? कोई बता सकता है? जैसे कि हम जाने तो हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपना तन मन और धन से पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो उनमें हम यदि माने देखे जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लोकमान्य तिलक थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने और लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई कई बड़े बड़े नेता हुए थे। लेकिन गांधी जी जो है, उन्हें सब महात्मा गांधी तो कहते थे, साथ में वह सब हम उन्हें राष्ट्रपिता भी का भी दर्जा दिया था। और गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और शायद 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर। वो आप सबको पता है, लेकिन साल किसी को याद नहीं होगी। तो साल शायद 1869 है। और उनके पिता का नाम जो था वो था करमचंद गांधी, और उसकी माता का नाम था पुतली बाई। उसने अपने देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह विदेश गए थे, और वहां पर उन्होंने बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे थे। बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। और इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और वहां भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह भी किए थे, और उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद वह अपने देश में आकर भारत की आजादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे। और उनकी इस प्रयत्न से पूरा देश जो है वो एकदम से, जनता जो है वो जागरूक हो जाती है, और सब गांधी जी के साथ चलने लगते हैं कि अपने देश को अब हम अंग्रेजों से आजाद कराएं। और गांधी जी ने कई अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि छूत अछूत वाला, कि पहले के जमाने में जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब के अंदर जो भेदभाव थे वह सब मिटाने का काम किया था। और भारत में सबको रोजी रोटी दिलाने के लिए उन्होंने चरखे के काम दिए थे। और शराबबंदी, यानी कि जो लोग शराब पीते थे उन्हें बंद करवाया था। निरक्षरता यानी कि पढ़ाई के लिए उन्होंने जोर दिया था। स्त्री शिक्षा के लिए जोर दिया था। और गांव का जीवन जो था उन्हें भी थोड़ा यदि कहा जाए तो अच्छा कराया था।
तो ऐसे ऐसे कई सारे गांधी जी ने अपने देश को आजाद करवाने के अलावा दूसरे कई काम अपने देश के लिए किए थे। नहीं कि अपने देश को सिर्फ आजाद ही कर। गांधी जी से व्यक्ति को हम प्रणाम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। तो मैम તમારો વોઇસ નથી આવતો। ओके, तो परिणाम ये हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। अब आवाज आ रही बेटा ठीक से? यस मैम, अभी आई। ओके, तो वे जिसके जीवन भर सदस्य रहे थे और इसमें शामिल होने के बाद से ही शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम किए थे। ये लोक सेवा मंडल है ना, उसमें बहुत सारे काम हो रहे थे, जैसे कि गरीब लोगों को काम दिलाना, शराबबंदी करवाना, और जो लोग पढ़ाई स्त्री शिक्षा पर जोर देना, और कई कई गांव में तो पढ़ाई ही नहीं थी तो वहां पर साक्षरता दिलाना, और ऐसे ही ये लोक सेवा मंडल में सब काम हो रहे थे। अछूतो उद्धार के भी काम हो रहे थे, यानी कि छूत अछूत। पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि ये लोग अछूत है, उसे नहीं, निचली जाति के हैं तो उसे हम छू कर अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। तो ये सब बंद करवाने के काम भी ये लोक सेवा मंडल में हो रहे थे। और ये लोक सेवा मंडल में सन 1926 में शास्त्री जी उनमें जुड़े थे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था। यानी कि वह सब काम कर रहे थे अपने देश को आजाद करवाने के लिए, तो सभी आंदोलन में जुड़ रहे थे। तो आंदोलन में जब वो जुड़ते थे तो वह अंग्रेज विरोधी सब काम करना पड़ता था, अंग्रेजों के रूल्स को तोड़ना पड़ता था। तो यदि वो अंग्रेज के रूल्स को तोड़े तो उसे जेल जाना पड़ता था। तो यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हो जाती है। तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही थी। इन 12 वर्षों के दौरान में वे 7 बार जेल गए थे। कितनी बार जेल गए थे? 7 बार। कितने सालों के अंदर? तो 12 वर्षों के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो 7 बार जेल गए थे। तो इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। बाद में सन 1942 में उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इस दौरान गांधी जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में भी जनसेवा के कार्यों में वे लगे हुए थे। वह अपने देश को आजाद करवाने में तो लगे हुए थे, लेकिन जब मैंने पहले बताया जैसे कि वह सब अपने देशों को जागरूक कराने के भी काम करते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और इस पद पर वे 1938 तक रहे थे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन कराने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था कि जो किसान लोग हैं उन लोगों की क्या क्या मुश्किलियां है, उसके कैसे हम सुलझा सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्होंने उस कमेटी में रहकर एक रिपोर्ट बनाई थी और
जिनमें किसानों को किन किन बातों पर तकलीफ होती है, उन्हें हम कैसे मिटाया जा सके, तो ये सब काम वो करने लगे थे। इसके बाद वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तिगत और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। आप सबको पता होगा कि नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब जो जगह है, वहां पर सब नागरिक जनता जो है वो अपनी कंप्लेंट लेकर जाती है कि उनको क्या मुश्किलें आ रही है, कौन कौन सी मुश्किलें है। तो वहाँ इलाहाबाद की नगर पालिका में उन्होंने 6 वर्ष तक काम किया। तो बाद में उनको सभी जनता के व्यक्तिगत समस्या को भी वह निकट से जान सके थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। और अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। पहले वो गांव से थे, तो उनके गांव के जीवन का तो उन्हें पूरा अनुभव था ही। साथ में वो 6 वर्ष तक इलाहाबाद की नगर पालिका में काम करने के बाद उन्हें शहर का भी अनुभव हो गया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं के और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। ये लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई यानी कि अपने देश में छोटे बड़े सब लोगों को क्या तकलीफें होती है और क्या मुश्किलें आती है, समस्या आती है, तो उसे कैसे उलझाया जाए, उसका निराकरण कैसे लाया जाए, ये सब व्यवहारिक प्रक्रिया से तो वो अच्छी तरह से परिचित हो गए, क्योंकि उन्होंने गांव में भी काम किया था और इलाहाबाद की नगर पालिका में 6 वर्ष तक काम किया। इसलिए कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता उसमें थी। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यानी कि निर्वाचित होने का मतलब होता है चुने जाना। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। सही मायने में यही से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत होती है, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ था। उन्होंने वह सामान्य जीवन से यानी कि नगर पालिका से वह कहाँ तक पहुंचे थे? प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए थे। तो इतने बड़े पद तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री जी अपने काम ऐसे ही करते जाते थे कि जिनसे हमारे देश को आजादी मिले और सभी लोग जो है वो शांति से रह सके और किसी लोगों को या किसी नागरिक जनता को कोई समस्या ना रहे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन पर राजनीतिक जीवन शुरू किया था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों तक रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनवाया गया था। बाद में पंडित नेहरू के कहने पर वे केंद्र में आ गए थे और केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद संभाला था। आप सबको पता होगा कि रेल और परिवहन यानी कि जो वाहन चल रहे हैं रास्ते पर, उन सब का भी एक मंत्री होता है। और संचार यानी कि हमारे देश के जो पत्र व्यवहार होते हैं और कोई भी ये से बड़े बड़े क्या कह सकते हैं हम उससे कि संचार यानी कि पत्र व्यवहार के जो पोस्ट ऑफिस के जो ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं ना, उसके भी वह मंत्री हो चुके थे। वाणिज्य यानी कि व्यापार, उद्योग, गृह, उद्योग का मतलब है बड़े बड़े बिजनेस, गृह यानी कि सबके शहर में आने वाली कोई भी मुश्किल हो, तो ऐसे बड़े बड़े सभी मंत्री पद पर वह रह चुके थे।
इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया था, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण जैसा है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार से औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वह प्रधानमंत्री पद पर रहते थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं माना था। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं हैं, बल्कि वह जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी इतनी ही लोकप्रियता मिली थी। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार लिया था। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था और उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यानी कि शास्त्री जी जो थे, उसका उद्देश्य यानी कि उसका ध्येय क्या था कि अपने देश को आजाद करवाना, अपने देश को आगे बढ़ाना, उसकी जनता को कोई भी मुश्किल ना हो और हमेशा अपने देश के लिए काम करते ही जाना, नहीं कि कोई भ्रष्टाचार करना। क्योंकि आज के जमाने में तो देखा जाए तो कोई भी नेता जो हो, वो थोड़े से ही काम में लग जाते हैं तो भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं, लागवग शुरू कर देते हैं, रिश्वत खाने लग जाते हैं। तो ऐसा ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता को हम शत शत प्रणाम करते हैं। तो ये हुआ हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का लेसन। तो चलो इस लेसन में कुछ ऐसा हो जो किसी को समझ में न आया हो। हेलो गर्ल्स। नो मैम। ओके, चलो तो आज जितना इसके हो सके उतने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, और सोल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे उन्हें हम रिवीजन में करेंगे। ओके बेटा। हेलो गर्ल्स। यस मैम। ओके मैम। ओके, चलो तो देखते हैं अभी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, वो है कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि शास्त्री जी को निष्काम कर्म योगी कहना अधिक उचित है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी के लिए ही कर्म ही ईश्वर था, क्योंकि वो अपने काम को ही परमेश्वर मानते थे। बिना किसी फल की आशा से वे संपूर्ण भाव से काम में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने काम का फल पाने का अवसर मिले तो वह उनकी उपेक्षा करते थे, यानी कि उनकी ओर ध्यान नहीं करते थे। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए ही उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि पूरा नहीं होगा। उन्हें तो हम निष्काम कर्मयोगी कह सकते हैं। तो निष्काम कर्मयोगी कहना ही उचित अधिक होगा। बराबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, यानी कि उनका जीवन भी उनका एकदम से गांधी जी की तरह ही था। तो गांधी जी जो थे वो देश के बहुत बड़ा नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने ही उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था।
गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, तो इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, तो ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? तो ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं कि शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे और देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी और उन्हें सादा भोजन, सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, यानी कि देश की कौन कौन सी इच्छाओं को शास्त्री जी ने पूरी की है? तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने भी कुशलता पूर्वक उसे संभाल ली थी। तो शास्त्री जी का चरित्र एकदम निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था और उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी एक साधारण हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे थे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व की एक अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे, जो शास्त्री जी ने अपनाए थे। तो गांधी जी की तरह उन्होंने भी अछूतोद्धार के कार्यक्रम भी चलाए थे। तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव रहा था। मैम उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यस बेटा। મેમ ઓલું તમે બોલ્યા અછૂત તો ધોવા એટલે શું થાય? अछूतोद्धार यानी कि छूत अछूत, मैंने अभी बोला था ना कि पहले के जमाने में बहुत ऐसा माना जाता था कि जो निचले वर्ग के लोग रहते हैं, निचली कौम के वर्ग होते हैं, वो अछूत मानी जाती है, जिन्हें छूकर हम अपवित्र हो जाएंगे। तो पहले के जमाने में क्या करते थे सभी लोग कि ऐसे अछूत लोग जो होते थे ना, उन्हें अपने घर पर नहीं आने देते थे, अपने घर में पानी भी नहीं पीने देते थे, अपने को यदि वो छू ले तो वो नहाने चले जाते थे। वो ऐसा मानते थे कि ये सब लोग जो है वो अछूत है, यदि वो हमें छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे छूत अछूत का भेद जो था, उन्हें मिटाने का काम भी शास्त्री जी ने किया था। आजकल तो ये सब बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए थे? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, कोई भी बड़े क्षेत्र में जाए, कोई भी ऊंचे पद पर बैठे, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं, ये बात आप कभी मत भूलना। और हमारा देश का संविधान जो है वो आपको कुछ अधिकार देता है, तो साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है कि हमें अपने देश में कैसे रहना है और अपने देश का ध्यान हमें ख्याल कैसे रखना है, अपने देश की विरासत को भी हमें कैसे संभालना है। तो ये सब कर्तव्य अपने संविधान जो है वो हम पर डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है, तो इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है,
तो इस स्वतंत्रता का हमें उपयोग हमारे देश के समाज के हित के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो पैराग्राफ दिया है ना, तो उनके कुछ कुछ अक्षर के नीचे अंडरलाइन की गई है जो हार्ड वर्ड्स है। तो उन हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स को हमें बताना है और बाद में उन सबको हमें सही क्रम में यानी शब्दकोश के सही क्रम में लगाने हैं। तो ये पैराग्राफ कौन रीड करेगा? चलो। मैम मैं करूं? हेलो। यस मैम, मैं करूं? हाँ, आपका नाम बेटा? शिफा। शिफा। ओके, चलो। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव ढूंढ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रभाव से सुंदर सिंचन और प्रभाव नहीं, खाद मिल प्रारंभ से बेटा। प्रारंभ से प्रारंभ से ही सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है। वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है।